एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है एवरेज एक्सेलरेशन का, वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज जो है वेक्टरली हमें देखना पड़ेगा, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर एवरेज एक्सेलरेशन। इक्वेशन है, इसके अंदर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो क्या आपको वेक्टर क्वांटिटीज दिख रही हैं? इस साइड में आपको दिख रही होंगी, बट इस साइड में जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना कंपोनेंट्स के मोशन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और 1D मोशन से डिफाइन करे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया था, राइट? और वहां से वेक्टर का जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है वो वहां पे हमें समझ में आया, राइट? और जैसा कि जो आपका फोर्थ चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, वहां पे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो में, हमने बोला कि यूजिंग वेक्टर्स वी आर गोइंग टू जनरलाइज द मोशन इन 2D एंड 3D, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, बिकॉज हमें वेक्टर्स के बारे में जो हमें नॉलेज होनी चाहिए थी, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, राइट? और अगर हमें 2D 3D मोशन को जनरलाइज करना है तो जितनी भी चीज़ें हमने थर्ड चैप्टर में करी थी हम उसको रिवाइज करेंगे और उन सब क्वांटिटीज को वेक्टर्स की टर्म में हम डिफाइन करेंगे, राइट? सो दैट्स गोइंग टू दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? और वी कैन से दैट वी विल जनरलाइज द मोशन इन 2D 3D विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो थर्ड चैप्टर में जो पहली क्वांटिटी आपने डिस्कस करी वो थी पोजीशन के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट था, राइट? सो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हम ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं आपके पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बट स्टिल यहाँ पे जो है वो आपका एनालिटिकल एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा इन क्वांटिटीज का। और जो वेक्टर एडिशन है एनालिटिकल मेथड से, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना ईजी है with the help of vectors, right? So okay, so now the first quantity we will see, that will be, you will see position vector, and you will see here we will define the displacement vector, right? So सबसे पहली बात इसमें आती है कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मान लीजिए उसका पाथ कुछ इस तरीके से है, राइट? तो और मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, राइट? मान लीजिए हम दो पोजीशंस में इंटरेस्टेड हैं, पहला पोजीशन ये है, दूसरा ये है, राइट? अगर आप इस ओरिजिन से आप इस पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो हमने ग्राफिकल मेथड में बोला था कि दिस विल डिफाइन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? अब ये पॉइंट जो है मान लीजिए दिस इज एक्स and y, okay? So we are only working with the 2D system only at the moment, okay? So ये आपका x, y and we will define it to be x1 and y1. मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है that will be your x2 and y2, right? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, this will be your I cap and this will be your j cap, right? And this will be the origin. हमने बोला था कि ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को मान लीजिए मैं r1 से एक बार डिफाइन करा, सो R1 वेक्टर जो है दैट विल बी, हमने क्या बोला था कि वेक्टर को डिफाइन करना है इस डायरेक्शन में कितना जो अमाउंट है वो इसने डिस्प्लेस किया है या फिर कितना पोजीशन है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो यू कैन सी दिस मच, you will see it has a position in x direction. So what we will define, this is nothing but x1, right? And this is x2, right? So we are going to write it something like this कि ये आपका x1 I cap हो जाता है प्लस ये आपका y1 j कैप हो जाता है। सिमिलरली अगर आप इसका पोजीशन जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करोगे, यू जस्ट नीड टू सी द पॉइंट्स x एंड y, राइट? तो यहाँ से आपका अगर r2 वेक्टर है तो वो आपका यहाँ से x2 I कैप प्लस y2 j कैप, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे है, राइट? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट? हम पहले ग्राफिकली हम देख चुके थे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है then you just have to connect those two points with a straight line. ये हम बेसिक जो हम देखा था वहाँ पे हमने डिस्कस करा था, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने एक वेक्टर बनाया जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच, राइट? और हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है, तो जिस डायरेक्शन में होगा तो वो आपका इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये इनिशियल पोजिशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा। अब ये हमने ऐसे क्यों डिफाइन करा,
वो देखिए। अब डिस्प्लेसमेंट होता है कि कितना चेंज हुआ उसके पोजीशन वेक्टर में। कैसे देखते हैं इसको। ये आपका क्या था, r1 वेक्टर था, दिस वाज योर r2 वेक्टर, राइट। नाउ लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से हो क्या जाएगा कि आपका इनिशियल जो पोजीशन है और फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है माइनस आपका इनिशियल पोजीशन है, दैट विल डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर देखिए, आप इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये जो था, इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट बाय डेल्टा आर, बिकॉज इट्स चेंज इन पोजीशन, सो इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो कितना डिस्प्लेस हुआ, वी आर रिप्रेजेंटिंग इन डेल्टा आर एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके ऊपर एरो लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे वेक्टर सम जो मेथड है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे देखिए क्या करना है। सो यहाँ पे ये वेक्टर और ये ट्रायंगुलर रूल लगाना है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यू विल सी दैट r1 वेक्टर प्लस आपका डेल्टा r वेक्टर, दिस विल डिफाइन r2 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं बोलना चाहूँ जो डेल्टा r वेक्टर, जब जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, दैट इज दिस। तो हम देख पा रहे हैं कि ये और ये जो टर्म है जो हमने डिफाइन करी वो आपकी यहाँ पे सेम आ रही है, राइट। देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। अब बात आती है डेल्टा r आपको निकालना है। तो निकालना है तो कैसे निकालोगे, बेसिक सी बात है। यहाँ पे इस वेक्टर को इस वेक्टर के अंदर से ये वाला वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी चेक किया था कि i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली y2 माइनस y1, ये आपका यहाँ पे j कैप हो जाता है, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, डेल्टा r आ गया। इट मीन्स इतना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ। मान लीजिए ये जो डेल्टा r था, ये आपका डेल्टा x आपके x डायरेक्शन में चेंज आया और y डायरेक्शन में डेल्टा y चेंज आया। तो आप कुछ इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ से यहाँ की तरफ जो डायरेक्शन जो हमने एरो बनाया था, डायरेक्टली हमने कनेक्ट किया दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो डायरेक्शन है दैट विल डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन, राइट। और हम यहाँ पे ये देख भी चुके हैं। अब जैसे हमने एक तरीके से प्रूव भी कर दिया इसको कि हाँ भाई यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका यहाँ पे होने वाला। तो ये एक बेसिक सा आपका हो गया, पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कर दिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि जो डिस्प्लेसमेंट है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो है, आप उसका यूनिट वेक्टर जो है वो आप लिखिए। तो वो भी आप बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो किस डायरेक्शन में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी वेक्टर है जो कि हम डेल्टा आर डिफाइन कर रहे हैं, वो आपकी दो टर्म से बना होता है, डेल्टा आर एंड द delta r cap. So this delta r cap, this is nothing but this will only represent the direction of your whatever the quantity we are having, right? तो ये निकालने के लिए delta r अगर आपको निकालना है, so delta r cap will be equal to, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, so मैंने बोला कि आपका जो delta r है वो देखिए कितना है, एम्पलीट्यूड अगर आप निकालोगे, so this will be equal to कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पाइथागोरस आपका थ्योरम डायरेक्टली लग सकता है यहाँ पे। सो दिस विल बी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, यही आपका क्या है, एम्पलीट्यूड आ गया। तो अगर आपको ये करना है, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस बाय द एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे आपने इसको कर दिया अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। तो इसको आप पता है कि डिवाइड अलग अलग टर्म में भी आप डिवाइड करके अलग अलग लिख सकते हो, आई और जे की टर्म्स जो आपके आएंगे वो, राइट। तो ओके, सो ये आपका आ गया किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बारे में। इसके जस्ट बाद हम मूव करे थे आपकी वेलोसिटी के ऊपर, बिकॉज चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी विल सी कि मान लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था, वेलोसिटी डिफाइन किया था। और वेलोसिटी में सबसे पहली टर्म आती है, वो आती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, राइट। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो ओके, सो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी कि आपने डिस्प्लेसमेंट किया, बट वो डिस्प्लेसमेंट करने में आपने कुछ टाइम लिया। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए हम यहाँ पे कर चुके हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसने डिस्प्लेसमेंट किया। मान लीजिए वो टाइम जो था डेल्टा टी था, राइट। सो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट निकालो और अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे वो एवरेज बता देगा कि कितना पोजीशन चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, एंड दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है
कि आपका v वेक्टर अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ और अगर मैं avg लिख देता हूँ, सो दैट विल बी द एवरेज ऑफ दिस, राइट? सो दिस विल बी डेल्टा r वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t, राइट? और डेल्टा r आपका यहाँ से ये यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, एंड यू जस्ट नीड टू डिवाइड द डेल्टा t बाय, सो यू कैन जस्ट आप इसमें अलग अलग भी डेल्टा टी का डिवाइड करके लिख सकते हो, राइट? तो ये आपका क्या आ गया, वी एवरेज यहाँ पे आ गया, राइट? अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो वी एवरेज है इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, राइट? तो यहाँ से आप क्या चेक कर पा रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इट मीन्स जो आपका वी एवरेज का जो डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ योर डेल्टा आर कैप, बिकॉज ये आपका बताएगा कि डायरेक्शन जो है वो किस उसके अंदर जो डायरेक्शन है दोनों का आपका सेम रहने वाला है, बट ऑब्वियसली जो आपका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वो ऑब्वियसली डिफरेंट होने वाला है, बट डायरेक्शन आपकी दोनों की सेम रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं बेसिक वेक्टर जो हमने लॉज पढ़े थे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता है किसी वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका वहाँ पे चेंज होता है, राइट? सो ये आपका बेसिक सा यहाँ पे रूल आ गया। तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। which velocity? This is average velocity। एवरेज वेलोसिटी के बाद हमने देखा कि अगर आप छोटे टाइम सेगमेंट में मूव करते हो, तो अगर आपका टाइम काफ़ी छोटा होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करते हो, देन वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? सो हियर विल डिफाइन अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक दो यहाँ पे ग्राफ बना के मोशन को बता के डिफरेंट टाइम सेगमेंट में जहाँ पे हम टाइम को रिड्यूस करते जाएंगे उसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। उससे पहले हमने वहाँ पे डिस्कस क्या किया था, आपका इंस्टेंटेनियस में जब हम बात करते हैं आपकी वेलोसिटी की, और ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम बात करते हैं, एक इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टाइम जो है वो आपका क्या होता है, काफ़ी स्मॉल टाइम पीरियड की बात करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है उसके अंदर हम लिमिट लगाते हैं कि टाइम आपका काफ़ी छोटा है, और उस टर्म में ये जो था आपने देखा था कि दिस विल बिकम द डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन वेक्टर। सो आई एम गोइंग टू राइट इट टू बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर not displacement, it's the position vector, right? Position vector if you know at any instant, okay, because यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो position vector है ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, it's changing with time, right? So अगर आपको हर एक इंस्टेंट पे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग टाइम रहने वाला है, if you know exact the variation of your position vector with time, or you know the relation of रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव उसका करके जो है वो आप वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइट? तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो 0 टाइम पे ये था, t टाइम पे ये था, तो इसके बीच में जो है वो कितने टाइम पे कितना होगा, तो टाइम की टर्म्स में आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? तो पोजीशन वेक्टर है, ऑब्वियसली इसके अंदर पोजीशन वेक्टर में x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होंगे, और दोनों टाइम के साथ आपके चेंज होंगे। तो ये r वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, r वेक्टर जो t है पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, xt प्लस, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी इन i कैप, एंड दिस इज yt एंड दिस इज j कैप। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कोई एक फंक्शन होगा टाइम का, राइट? मान लीजिए ये आपका जो है कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ आएगा, मान लीजिए 2t² 2t ऐसे करके कुछ, तो वो आप देख लीजिएगा, वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाएगा, राइट? बेसिक सी बात ये है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट? ये तो सेम कंसेप्ट है जो हमने 3rd चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा था, राइट? सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि अगर मैं डेरिवेटिव यहाँ पे करता हूँ d of dt
एंड आर वेक्टर टी। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट जो है उसका आपको टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है, प्लस सेपरेटली आपको जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका आपको सेपरेटली यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका क्या निकल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी मोशन की 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो सारा जो है वो वेक्टरली हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वेक्टर्स की हेल्प से मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ओके, सो आफ्टर दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का तो हमें पता है, राइट। और थर्ड चैप्टर में हमने ये देखा था कि जब आप स्मॉल टाइम पे बात करते हो तो आपका जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो, देन at that point you will see the tangent or you will see the slope of that particular curve will define the instantaneous velocity। तो सेम यहीं पर भी आपका कुछ ऐसे रहने वाला है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 यहाँ पे कर्व बना देता हूँ, राइट। तो मान लीजिए ये कुछ मोशन को हम डिफाइन कर रहे थे, और सेम तरीके का कर्व मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ। पहले में टाइम जो था वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से था, पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से थे, काफ़ी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, और टाइम काफ़ी बड़ा है इस केस में, राइट। सिमिलरली मान लीजिए मैंने टाइम थोड़ा रिड्यूस कर दिया और ये पॉइंट्स कुछ ऐसे आ गए, थर्ड पॉइंट में कुछ ऐसे आ गए, राइट। और फोर्थ पॉइंट में मान लीजिए ये काफ़ी नज़दीक आ गए मान लीजिए, राइट। तो यू नो जो एवरेज है वो तो आपका यहीं आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एवरेज की बात करते हैं, और हम कहते क्या है कि आपका जो v एवरेज जो है दैट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू v आपका इंस्टेंटेनियस, अगर मैं vt से रिप्रेजेंट करता हूँ उसके इक्वल होगा। कंडीशन आपकी क्या रहती है कि आपका जो डेल्टा t है दैट शुड बी स्मॉल, राइट। ये आपकी कंडीशन रहती है, राइट। तो इट मीन्स हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ देखना है v एवरेज का डायरेक्शन। अगर हम v एवरेज का डायरेक्शन देखेंगे वही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे तो ये आपकी डायरेक्शन है, सिमिलरली यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाती है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द डायरेक्शन विल बी स्लोप और टेंजेंट एट दैट पॉइंट, राइट। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टेंजेंट जो है दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ऑब्वियसली जो स्लोप है वो आपकी डेरिवेटिव से भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ द पर्टिकुलर कर्व विल डिफाइन द स्लोप ऑफ ए कर्व एट एनी इंस्टेंट, राइट। सो यही आपका डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में करा था, सारी चीज़ें वैसी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो आपकी क्वांटिटी हमने देखी थी दैट वाज एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। सो उसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर हमने ये यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने बनाया तो दिस विल बी v वेक्टर t, और यहाँ पे आपकी जो टर्म रहने वाली है, लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी vxt एंड दिस इज i कैप एंड दिस इज vyt एंड दिस इज j। सो हमने इसको कुछ ऐसे लिख दिया कि vx और vy जो है वो i कैप और j कैप डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। अब हम बात करते हैं आपकी क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन में हमने क्या देखा था कि आपको जो ए वेक्टर एवरेज चाहिए वो आपको क्या होगा, ये आपका होगा कि आपने कितना वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। और यहाँ पे हम वेक्टर की बात करेंगे, सो वी हैव टू सी व्हाट विल बी द चेंज in the vector, okay. So it means it's going to be the change in velocity vector with respect to time. That will define the average acceleration, right? अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपने डिफाइन किया। अब एक पॉइंट पे vxt की कुछ वैल्यू होगी, एक पॉइंट पे vyt की कुछ वैल्यू होगी। तो अगर आप वेलोसिटी चेंज देखोगे डेल्टा v, तो वहाँ पे डेल्टा vx में कुछ वैल्यू आएगी i डायरेक्शन में, और डेल्टा vy आपका चेंज आएगा
जे डायरेक्शन, राइट। सो आपका जो ए वेक्टर एवरेज है वो आप डिफाइन करोगे, दैट विल बी you will see delta Vx divided by delta t. This will be I cap plus delta Vx divided by delta, this is y, sorry, this is delta Vy and this will be in j cap. और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे this will be Ax I cap plus Ay j cap, राइट। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो, राइट। तो ये तो बात आ गई आपके एनालिटिकल जो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसकी, राइट। ग्राफिकली कैसे डायरेक्शन निकाली जाए उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो इसका नेक्स्ट जो आपका एक्सेलरेशन है उसको देख लेते हैं। वो भी आपका काफ़ी सिंपल है, जिसको हम एक इंस्टेंट के लिए चेक करते हैं कि डेल्टा टी, इफ यू डिफाइन डेल्टा टी टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। इन दैट केस यू नो कि ये जो लिमिट है दैट विल कन्वर्ट इनटू द डेरिवेटिव, राइट। सो दिस ए वेक्टर average, this will okay, so this will be the instantaneous, so this will be equal to the derivative, okay, so this will be the derivative dt and this will be the, okay, so it is just the derivative of your velocity and you just have to apply the vector, okay। so now one more thing from here, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्शन की जो बात मैंने करी थी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे आप चेक करोगे, बिकॉज यहाँ तो इजी था वेलोसिटी के टर्म्स में। यहाँ पे भी देखिए कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है एवरेज एक्सेलरेशन का, वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज जो है वेक्टरली हमें देखना पड़ेगा, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। उसको हम थोड़ा यहाँ पे एक बार प्लॉट करके देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको डायरेक्शन निकालना है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसको, अगर ए वेक्टर टी अगर मैं लिखना चाहूँ, राइट, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट टू बी डी बाई डी टी एंड दिस इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, एंड इफ यू गोइंग टू सॉल्व इट दिस इज नथिंग बट द सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ योर पोजिशन वेक्टर, राइट। सो यहाँ पे आपको समझ आ रहा हो कि अगर आपको पोजिशन वेक्टर अगर आपको पता है या फिर वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको पता है, देन अगर आप सेकंड डेरिवेटिव पोजीशन वेक्टर का करते हो देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी वेक्टर का करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर। इंस्टेंट एक इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, राइट। तो ये तो बात आ गई आपकी, क्या जैसे मैंने बोला एनालिटिकल मेथड है, सिंपल सी बात है। अब डायरेक्शन भी हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की देखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके जो एवरेज एक्सेलरेशन है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उनकी डायरेक्शन की, कि कैसे डायरेक्शन का पता किया जाए, राइट। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा मोशन हो रहा है, राइट। सो लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ओके। सो दिस इज नथिंग बट एक्स एंड टी, नॉट एक्स टी, दिस इज योर आई कैप एंड दिस इज योर जे कैप, राइट। सो वी आर डिफाइनिंग जस्ट द मोशन इन 2D कार्टेशियन सिस्टम, राइट। तो ये आपका एक तरीके से पाथ है मोशन का, राइट। अब मान लीजिए हमें एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोनों केसेस में। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट। सो डायरेक्शन की हमने ऑलरेडी देखा कि ए वेक्टर आपका एवरेज जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, राइट। इस केस में हमने देखा कि आपका जो ए वेक्टर एवरेज है और इफ यू गोइंग टू डू द कैप दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा वी। सो अगर हम जो वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन अगर हम निकाल लें दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो हमें जो वेलोसिटी चेंज है वेक्टरली कैसे चेंज हुआ उसका हमें डायरेक्शन पता करना है, राइट। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, दैट्स द पॉइंट। नाउ लेट्स से ओके लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस, ओके, राइट। सो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे है, राइट। और हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि आपका v एवरेज लिखिए या फिर इंस्टेंट पे लिखिए, दैट्स नथिंग बट द डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यू कैन से स्लोप एट दैट पॉइंट। सो नाउ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए ये आपका इनिशियल पोजीशन था और ये आपका फाइनल पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट के ऊपर आपका वेलोसिटी है वो आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर, राइट। तो मैं इस तरीके से इसको टेंजेंट यहाँ पे बना दिया।
सिमिलरली इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो इस डायरेक्शन में आएगा। ये मान लीजिए v1 था, ये आपका v2, ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी आपने इंस्टेंट पे डिफाइन कर दी। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेंज चेक करना है कि वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन क्या है। दो वेक्टर दिए हुए और चेंज अगर आपको चेक करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या है, यू नीड टू डू दिस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर और दिस विल बी डेल्टा v वेक्टर, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करिए तो आप देखिए कि v2 वेक्टर और यहाँ से दैट विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, राइट। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि हम v1 और v2 को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि उस पर ट्रायंगुलर लो लगा के हम डेल्टा v डिफरेंस निकाल सके, ऑब्वियसली, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए इसको एक ट्रायंगल में हम रखते हैं, राइट। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये आपका v1 वेक्टर है, राइट। ये मैं इसको रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग डिफरेंटली, राइट। ओके, सो दिस इज लेट्स से v2 वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मान लीजिए इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया, सो यू आर एडिंग v1 with something, right? v1 with something, so this v1 vector plus something is nothing but delta v vector, okay? So the direction should be in this direction, right? So v1, this is delta v vector and this is v2. So triangular law अगर आप यहाँ पे लगाते हो, so you are going to get the same thing, right? Right? हमें इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे v1 और v2 वेक्टर है वो आपको निकालना है। और ऑब्वियसली आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया था ग्राफिकल मेथड में, वो भी आप लगा सकते हो। बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके, बिकॉज हमें v2 माइनस v1 करना है। तो ये जो हमने डिस्कस किया था ग्राफिकली सब्ट्रैक्शन, वो पहला मेथड है। बाकी आप कुछ इस तरीके से भी अपना सोच सकते हो अलग तरीके से, राइट, कि v1 और v2 के टेल से हमें कनेक्ट करना एंड देन वी गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ओके, सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा हम ट्राई करते हैं कि रीड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये तो था, ये आपका मैंने ऐसे ही बताया था, इसको रीड्रॉ करके देखते हैं, राइट। तो v1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और v2 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, राइट। एंड v1 के अंदर कुछ ऐड करना आपको, सो दिस विल बी द डेल्टा v वेक्टर, राइट। सो दिस विल बी डेल्टा v वेक्टर एंड दिस इज v1 एंड दिस विल बी द v2 वेक्टर, राइट। सही से देख लीजिए एक बार, दिस ये v1 आपका यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ पे v2 आ गया और ये आपका डेल्टा v आ। तो ये तो तरीका जो थोड़ा नया सा तरीका हमने थोड़ा सा एक बार बताया था, ये आप यूज कर सकते हो। बाकी पुराने वाले मेथड से भी उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसे करना है। ये आपका क्या आ गया, v2 वेक्टर आ गया, राइट। ये आपका क्या आ गया, v1 वेक्टर आ गया। अब इसका अपोजिट में लगाइए, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लो लगाना है हमें, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बनाया एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये जो वेक्टर है ये इसके पैरेलल वेक्टर है, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट द v2 वेक्टर, तो ये v2 वेक्टर आ गया एंड दिस इज v1 वेक्टर, दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। एंड दिस वेक्टर, ओके, सो दिस इज v2 वेक्टर, राइट। सो नाउ we are just drawing a parallelogram, okay, because we need to add this and this, so diagonal will do the addition, right? So okay, so this we have redrawn it, right? So now you can make a diagonal, so you can see the diagonal here and here both are same, right? So this is also your delta v vector. So depend करता है आप किस तरीके से सोच रहे हो, इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आप ट्राई करें। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम चैप्टर के साथ आगे बढ़े, हमने एक नया तरीका भी यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से देख लिया कि कैसे आप डिफरेंस निकाल सकते हो दो वेक्टर्स का, ओके। तो ये आपका ट्रायंगुलर मेथड ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सिमिलरली ये आपका जो ग्राफिकल मेथड था वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, वो हमने यूज किया यूजिंग पैरेललोग्राम लो, बिकॉज हमने देखा कि पैरेललोग्राम लो में सब्ट्रैक्शन करना काफी इजी है कंपेयर टू द ट्रायंगुलर लो, राइट। ओके, सो अब हमें यहाँ पे डेल्टा v का डायरेक्शन मिल गया, इट मीन्स हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है, जो आपका AVG जो है, वो आपका क्या है, इस डायरेक्शन में आपका काम कर, राइट। अब ये तो बात आ गई कि आप एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में कैसे डायरेक्शन निकालोगे। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कैसे करोगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में देखिए, एक तो हमें
जो टाइम है उसको हमें काफ़ी कम करना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स के बीच का, राइट। ओके, सो सिंपल सी बात है, वहाँ पे एक आपने एक चीज़ चेक करी होगी कि आपका जो एक्सेलेरेशन है किसी टाइम पे, दैट वाज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन वेक्टर। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम जब डिफाइन करते हैं वो आपका रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, राइट। जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे मूव करते हैं तो वो एक तरीके से जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी तरफ थोड़ा मूव करने लग जाता है कि किस तरीके से स्लोप आपका चेंज हो रहा है। दैट विल डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइक इन विच डायरेक्शन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज। ओके, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। ये एक तरीके से जो अलजेब्रा है उसका एक पार्ट होता है, द सेकंड डेरिवेटिव, राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर आपका मोशन जो है, इफ दैट इज यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड, आई वुड से यूनिफॉर्म स्पीड मोशन अगर है, उन केसेस में आप देखोगे तो जो आपका ए वेक्टर टी जो है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये मेरा एक्स टी कर्व था कुछ इस तरीके से, मान लीजिए, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं करेंगे हम, मान लीजिए कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है। हमने डिफाइन करा है एक मोशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये आपका पाथ आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेकंड डेरिवेटिव कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक तरीके से डिफाइन करता है, राइट। तो अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन अगर रहता है, इन दैट केस यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये क्यों नहीं पॉसिबल है, मतलब थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में नहीं होगा। वाई? बिकॉज मान लीजिए कि अब हम यहीं पे बात कर रहे थे कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट हो, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका v1 था, ये आपका v2 था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कुछ इस तरीके से कर्व है। अगर हम इसके ऊपर एक सर्कल टाइप में बनाते हैं यहाँ पे, तो उसका रेडियस इसी डायरेक्शन में होगा। दैट विल डिफाइन द एवरेज एक्सेलरेशन डायरेक्शन। ओके, बट मान लीजिए कि ये v1 और v2 जो है हमने ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड के लिए हैं, बट अगर इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता, मान लीजिए ये आपका v2 है एंड लेट्स से दिस वाज योर v1, इन दैट केस आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन बनाओगे तो डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इन दिस मीन्स कि आपका जो कर्व है कुछ इस तरीके से है, बट आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आपके आ गई। बट सेंटर जो है इस कर्व का कुछ यहाँ पे, ये जो है एक सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक सर्कल जो है इसका डायरेक्शन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कुछ यहाँ की तरफ पड़ेगा, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप चेक कर पा रहे हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं रहने वाला। तो मेन पॉइंट यही है कि आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन है, उसके अंदर आप कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डायरेक्शन है दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए स्पीड जो थी आपके ऑब्जेक्ट की वो सेम थी हर पॉइंट में इस पाथ के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम चेक कर चुके हैं कि जो डायरेक्शन है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में नहीं रहेगी। अब इसमें आप चेक करके देख सकते हो, हम एक एग्जांपल तो डिस्कस कर ही चुके हैं, रेडियस की तरफ जा रहा है आपका एक्सेलरेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे एज ए होमवर्क भी ले सकते हो कि मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे कुछ यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे कुछ यहाँ पे आ जाता है। और देखिए एरो का मैग्नीट्यूड जो है वो मैं ऑलमोस्ट सेम ले रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसिडरिंग इट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, राइट। सिमिलरली यहाँ पॉइंट पे यहाँ आएगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। तो जिन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालोगे ना, दैट विल बी टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस आपको यहाँ की तरफ लग रहा होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन दीज 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। इन दोनों में आप चेक करोगे तो डायरेक्शन कर्वेचर का कुछ यहाँ की तरफ आपको जा रहा है, तो यहाँ पे की तरफ इसका डायरेक्शन रहने वाला है, राइट। सिमिलरली इन 2 पॉइंट्स की बात करें तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। इन 2 पॉइंट्स की बात करें तो रेडियस जो है इस दोनों कर्व में यहाँ की तरफ रहने वाला है। यहाँ की बात करें इस कर्व में दोनों के बीच में, राइट,
तो एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट है, तो दोनों के बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरीके से रहने वाली है, राइट। तो एक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको एक बार एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा समझना इसको। बाकी आप एज ए होमवर्क आप इसको ले सकते हो, अलग अलग पाथ में मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन आप चेक करके देख सकते हो, राइट। ओके, सो एक मैं इनमें से एक मैं देख लेता हूँ, राइट। सो मान लीजिए ये वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। ये वेक्टर आपका यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तो ये आपका v2 वेक्टर होगा बिकॉज फाइनल पोजीशन ये वाला है। इनिशियल पोजीशन जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, वेट अ मिनट टू राइट इट समवेयर हियर। सो दिस इज योर v2 वेक्टर। और ओके, थोड़ा डायरेक्शन इसका थोड़ा सा कुछ यूँ है, ओके, डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज योर v2 वेक्टर। v1 वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से, ये आपका मैग्नीट्यूड आपको सेम रखना है, राइट। सो नाउ यू कैन चेक कि ओके, सो लेट मी रिड्यूस द मैग्नीट्यूड सम। ओके, सो यहाँ पे आपको जो देखोगे तो ये वेक्टर जो है ये आपका v1 वेक्टर है, तो ये जो है ये आपका डेल्टा v वेक्टर आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन जो है वो कुछ यहाँ पे आ रही है, तो ऑलमोस्ट इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो सेम आपको क्या है, अलग अलग के लिए ट्राई करके देख सकते हो। तो आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका यहाँ पे आने वाला है डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में सिर्फ यही आपको चेक करना है कि जब आप स्मॉल इंस्टेंट पे मूव करते हो तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहता है, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल जब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। तो हर पॉइंट पे आपको पता है कि वेलोसिटी आपकी टेंजेंट रहने वाली है, तो कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये भी आपका कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन आप पता करोगे, जिस भी पॉइंट पे आपको हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो आपका क्या लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो वो आपका रेडियस टुवर्ड्स द रेडियस आप चेक करोगे, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेम आपको यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है और हमेशा डायरेक्शन आपकी टुवर्ड्स द सेंटर ही आएगी। सो ये आपका आ गया क्या, यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कल। सिमिलरली अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो, प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस अभी हमने किया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट प्रोजेक्टाइल हम बेसिक पहले बता चुके हैं कि आपने एक स्टोन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे थ्रो किया, राइट। और कुछ इस तरीके से अगर आपने थ्रो किया तो पॉइंट्स पे वेलोसिटी आपका कुछ इस तरीके से होगा, राइट। सो इन केसेस में अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट की वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका रहने वाला है, बिकॉज वो आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में है, तो किन्हीं दो वेक्टर्स को आप ले लीजिए, v1 v2 ले लीजिए, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को प्रोजेक्टाइल में, और जब आप जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है अगर आप वो निकालोगे तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका यहाँ पे रहने वाला। इसको चेक कर सकते हो, सिमिलरली सिंपल सा है, ये आपका इस डायरेक्शन में वेक्टर आ गया, ये इस डायरेक्शन में, और ये आपका क्या आ गया इस डायरेक्शन में। तो ये आपका v1 था, ये v2 था, और ये आपका डेल्टा v वेक्टर आ गया। तो डेल्टा v वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके। तो दो एग्जांपल थे, प्रोजेक्टाइल और यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कल। तो दोनों ही केसेस में आपने देखा कि कैसे एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर और टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपका आने वाला है। तो आप दोनों ही केसेस में आप चेक कर सकते हैं, राइट। एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के बाद जो आपका थर्ड चैप्टर था उसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने फिर काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको हमने डिराइव करके वहाँ पे थर्ड चैप्टर में बताया था। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स की टर्म में उन इक्वेशंस को कैसे लिखा जाए, ताकि कोई भी मोशन है जिसको हमने वेक्टरली डिफाइन किया उसको कैसे आप काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए आप एप्लीकेबल बना सकते हो, या फिर जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसी दिखेंगी वेक्टर्स की टर्म्स में, राइट। तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन आपका यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से। हमने बेसिक सा देखा था फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि अगर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो तो एक्सेलरेशन के हमने देखा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, राइट। और यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लेट्स से टी टाइम हमें लगा उस मोशन को होने में, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपका ये v था और इनिशियल u था, तो इनका भी कुछ डायरेक्शन रहने वाला है। और मान लीजिए आपका t टाइम में पहुंचा और इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका आ जाता। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो a वेक्टर जो है वो आपका यहाँ से कितना आ जाता है, a वेक्टर, या फिर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो ये कुछ उसी तरीके की इक्वेशन आ गई जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्कस की थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली हमने वहां पे देखा क्या कि जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में हमने देखा कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे हो, मान लीजिए आपका x फाइनल डिस्प्लेसमेंट था, x0 इनिशियल था, अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हो, सो यू कैन multiply the velocity, average velocity with time, right? So now average velocity अगर हम यहाँ पे देखोगे, so we are going to do it something like this, that v plus u divided by 2, और मान लीजिए ये जो टाइम था ये आपका कुछ इस तरीके से है, राइट। तो ये हमने वहाँ पर भी डिफाइन करा था, तो ये कुछ इस तरीके से हमने वेक्टर लगा दिया, और x वेक्टर माइनस x0 वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप v को क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से लिख सकते हो, तो u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, और प्लस यहाँ पे u वेक्टर आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे t माइनस 0। ओके, सो यू कैन इवन राइट इट टू बी t। यहाँ से देखोगे तो x माइनस x0 और दोनों पोजिशन वेक्टर हैं, दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से यू विल हैव u वेक्टर एंड देन this is in multiplication, right? So this is ut plus half a vector t square, right? So ये इक्वेशन भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड चैप्टर में थी वही कुछ इस तरीके से है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में आपकी यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ वेक्टर्स ही लगाने हैं आपके इन क्वांटिटीज के ऊपर, राइट। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने देखी थी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। अब उसको कैसे वेक्टर्स में लिखा जाए ये एक मिस्ट्री है थोड़ा, राइट। तो वो काफी एडवांस लेवल पे आप देखोगे, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप वेक्टर्स की टर्म में देख लोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लोगे, थर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन से काम चल सकता है, इट्स ऑल राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि वहां पे हमने थर्ड चैप्टर में डिफाइन किया कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल टू 2as, ये था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको स्क्वायर दिख जाए दैट विल डिफाइन ए स्केलर क्वांटिटी। ये इक्वेशन में आपने देखा पोजीशन वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस इक्वेशन को आप क्या है वेक्टरली डिफाइन कर सकते हो। इस क्वांटिटी में आपने देखा वेलोसिटी है, इसको आप वेक्टरली फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। ये इक्वेशन है, इसके अंदर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो क्या आपको वेक्टर क्वांटिटीज दिख रही हैं? इस साइड में आपको दिख रही होंगी, बट इस साइड में जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर देखते हो तो हमेशा ध्यान रखना दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर का कभी भी स्क्वायर नहीं देखने को आपको मिलेगा, ये आप बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। तो कोई भी आपके दिक्कत नहीं आएगी, इवन हायर लेवल पे भी आप जब देखोगे फिजिक्स पढ़ोगे तो स्क्वायर जहां भी दिख जाए दैट्स ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज आप जब पढ़ोगे तो कई बार मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर दिखेगा आपको, इट मींस दैट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, वी विल डिस्कस दैट लेटर। बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाली इक्वेशन को सही नहीं है लिखना एक तरीके से वेक्टर्स की टर्म में, कोई फायदा नहीं है, ओके। तो
ये वाला इक्वेशन, और ज़्यादा मैं इसका वेक्टर जो फॉर्म है अभी एक बार ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज ये हम नहीं यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा। एक बार के लिए इतना ही ध्यान रखिए। थर्ड इक्वेशन एक स्केलर क्वांटिटीज की टर्म्स में है, सो जस्ट लीव इट फॉर ए मोमेंट। ओके, सो ये आपका काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने डिफाइन तो कर दिया। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन, क्या फायदा हुआ? वेक्टर्स में लिख दिया, क्या फायदा हुआ ये हमें देखना है ना, कि हमने 1D मोशन को जनरलाइज किया 2D 3D में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहा। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलमोस्ट सेम तरीके का है, बट क्या फायदा हुआ वो देखिए यहाँ। अब वेक्टर में हमने क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, उसको आप क्या कर सकते हो, ए एक्स वेक्टर आई कैप, सॉरी इट्स नॉट ए वेक्टर, इट्स ए मैग्नीट्यूड ओनली, ओके, प्लस ए वाई जे कैप। ओके, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। ए एक्स और ए वाई दो अलग अलग टर्म्स आपकी आ जाए। सिमिलरली आप सेम कंसेप्ट इन इक्वेशंस में लगाइए। ओके, कैसे लगाओगे इसमें मैं आपको लगा के बताता हूँ। ओके, क्या आया, वी वेक्टर, और इसको वी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस इज ए वी वेक्टर, राइट, दिस इज नथिंग बट वी वेक्टर। एक्स और वाई दो कंपोनेंट है। सिमिलरली यू के भी एक्स और वाई कंपोनेंट हो गए, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ओके, सिमिलरली इसमें प्लस है तो मैं प्लस लगा देता हूँ, राइट, और यहाँ पे आपका ए एक्स आई कैप होगा प्लस में ए वाई जे कैप रहने वाला है, और यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई किया होगा। तो आपने देखा कि आई कैप के कंपोनेंट आई कैप से जुड़ सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से क्या देखोगे, दोनों साइड इक्वेट करिए। आप कैसे इक्वेट करोगे, तो यहाँ से देखिए, ये देखोगे वी एक्स। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ हल्का सा, तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपका जो ये वी एक्स आई कैप है दैट विल बी ओके प्लस वी वाई जे कैप। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, दिस विल बी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। तो यहां से आप इक्वेट करिए, आई के कंपोनेंट दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो। तो आप यहां पे क्या करोगे कि वी एक्स इज नथिंग बट यू एक्स प्लस ए एक्स टी, सिमिलरली वी वाई इज नथिंग बट यू वाई प्लस ए वाई टी, और ये इक्वेशन आपकी 1D की इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन भी आपकी 1D की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये हम क्या कर रहे थे, 2D में हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे थे। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि वेक्टर्स की टर्म्स में वेक्टर की हेल्प से हम 2D मोशन को डिफाइन कर रहे थे, राइट। हमने क्या देखा कि एनालिटिकल जब हमने थोड़ा इसको देखा तो हमने क्या देखा कि आप 2D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम भी कंसीडर कर सकते हो, राइट। वेक्टर्स की हेल्प से हमें ये समझ में आया कि x component of motion and y component of motion are completely independent of each other if you are using a Cartesian system which are orthogonal or perpendicular to each other, right। तो वो वाली चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दोनों कंपोनेंट्स के मोशन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और 1D मोशन से डिफाइन करे जा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ में आया। और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन है वो हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, और एक फर्स्ट जैसे इक्वेशन हमने यहाँ पे डिफाइन करा उसका कंपोनेंट में करा, सेम आप इस इक्वेशन को भी कंपोनेंट में आप कर सकते हो। जैसे कैसे करोगे, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे को लिखना है, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए मैं डेल्टा एक्स अगर डिफाइन करता हूँ, या फिर एक बार के लिए मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, तो एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दिस विल बी यू एक्स टी, ओके, प्लस दिस विल बी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं y से डिफाइन करता हूँ, दिस विल बी यू वाई टी प्लस दिस विल बी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये दोनों इक्वेशन है, ये आपकी 1D मोशन को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आप क्या है 2D मोशन को 1D मोशन में क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा कन्वर्ट करके आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हो, राइट। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए 2D एक प्लेन में, तो आप क्या करिए, अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। एक्स डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट निकाल लीजिए, वाई डायरेक्शन में लाइक वेलोसिटी हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया, ऐसी चीजें, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसी चीजें आप एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों ही डायरेक्शन में निकाल लीजिए और तीनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करिए एज ए 1D प्रॉब्लम, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। तो सेम आपको वही करना है। मान लीजिए आपको
एक्स और वाई आपको निकालना है, एक्स वाई निकल गया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो निकल जाएगा, बिकॉज एक्स वाई कंपोनेंट निकल गया, राइट। सो इन दैट कंडीशन एक्स आई कैप वाई जे कैप दैट विल डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली आपने मान लीजिए यहाँ से वेलोसिटी निकाला वी एक्स और वी वाई निकाला, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वेक्टर की टर्म में आपको सिर्फ फाइनल में क्या लगा देना है, वेक्टर लगा देना है, राइट। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप दैट विल डिफाइन द फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। बट हमने वी एक्स और वी वाई को सेपरेटली यहाँ पे क्या है जो आपका वैल्यू है उसको हमने निकाली है, राइट। तो ये तो बात आ गई आपकी इसके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, जो एडवांटेज है वेक्टर्स का इन 2D सिस्टम प्लेन्स में, वो हमने यहाँ पे देखा। ओके, सो एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा, वो है आपका जो फाइनल जो आपका हो गया कि टॉपिक था थर्ड चैप्टर का, दैट वाज रिलेटिव वेलोसिटीज। ओके, कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये ज़्यादा आपको पहले से ही समझ आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने देखा कि जो है आप डिफरेंस से आप रिलेटिव वेलोसिटी को बताते हो, राइट। किस तरीके से कि आपका v12 जो है, मान लीजिए v12 वेक्टर निकाला, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो वैल्यू है दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। सो दिस यू विल डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर v1 with respect to v2. So this will be something like this, and you can even write it to be something like this, minus of v2 minus v1 vector, and this will be minus of v21 vector. Okay, so ये बेसिक सा आप देखोगे कि हमने सिर्फ वेक्टर ही लगाया है जैसा हमने यहाँ पे लगाया। ओके, इट मीन्स हम वेक्टर्स की टर्म में एक्सप्लेन कर पाएंगे रिलेटिव वेलोसिटीज को भी। रिलेटिव वेलोसिटी का भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिफरेंस जो है दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो v12 द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी v1 वेक्टर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस द सेकंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वेक्टर। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एंड ऑब्जेक्ट सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दे आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, सो in the direction and in magnitude they are exactly equal, because हम पहले भी वहाँ पे देख चुके थे कि v12 वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड करते हो और v21 का मैग्नीट्यूड आप करते हो, both will be exactly equal. So जैसा कि आपने देखा, हमने इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे कि जो थर्ड चैप्टर था उसमें जितनी भी क्वांटिटी जो मोशन को एक्सप्लेन करती हैं, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन मोशन को यूजिंग वेक्टर्स हमने डिफाइन किया। और वहाँ पे देखा कि 2D को आप 2D जो मोशन है उसको आप क्या है 1D में आप रिजॉल्व करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये एक एडवांटेज आपने यहाँ पे देखा, राइट। और उसके बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। तो मेन जो है वो आपका काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला 2D टू 1D ट्रांसफॉर्मेशन, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रोल यहाँ पे प्ले करेगा। सिमिलरली आपको डायरेक्शन निकालना आ गया होगा, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज लाइक्ड इट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किस तरीके का दिखता है, किस तरीके की इक्वेशन होती है उसकी, और किस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।